नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आईटीआई के जो सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रीवियस पेपर का बहुत रोल रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों का ये प्रीवियस पेपर है 19 जुलाई 2023 का और मॉर्निंग शिफ्ट का है। आपको पता होगा पर डे आपकी 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होगा। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि 4 से 5 प्रीवियस पेपर हम आपको पहले भी हल करवा चुके हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पेपर को भी ज़रूर पढ़ लेना। आपका सीबीटी एग्ज़ाम मोस्टली उसमें से कवर हो जाएगा। पैटर्न की मैं बात कर रहा था, 38 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं और 25 + 6 + 6 यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग और कैलकुलेशन उनके, तो 37 क्वेश्चन ये बनते हैं। इसलिए हम आपको एक पेपर 2 क्लास में प्रोवाइड करवाते हैं, थ्योरी की एक क्लास में और बाकी इन तीनों की 37 क्वेश्चन का एक क्लास में। तो आप पूरा पेपर देखिएगा, आपके लिए कंप्लीट आपको पूरा 75 क्वेश्चन का मटेरियल मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में 100% संभावना है कि पेपरों में यही क्वेश्चन घूमते फिरते आपको दिखाई दे जाएंगे, तो ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट इस चैनल पर आपको दे रहे हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी देख सकें। आपको बता दें कि हर साल हम आपको 20 से 21 इम्पोर्टेंट क्लासेज देते हैं, उनकी भी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के उसको अटेंड कर लीजिए। पूरे सीबीटी एग्ज़ाम की गारंटी है, वहीं से आएगा और आराम से डीपली हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा स्पीड से चलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वापस वही आ रहे हैं जो हम उन क्लासेज में आपको करवा चुके हैं और वहाँ पर हमने विद रीज़न कि ये उत्तर क्यों आया, कारण सहित बताया है। दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी नहीं बोलोगे। आओ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? इंग्लिश में इसे डायनेमिक बैलेंस बोलते हैं, हिंदी में गतिशील संतुलन बोलते हैं या गतिक संतुलन बोलते हैं। होता क्या है दरअसल, आर्मेचर में क्या होता है कि किसी एक तरफ के स्लॉट खाली रह जाते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, तो जो स्लॉट खाली रह जाते हैं ना, उनको डम्मी स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डम्मी स्लॉट बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब वहाँ पर कॉइल नहीं है, एक तरफ कॉपर है दूसरी तरफ कॉपर नहीं है, तो वज़न गड़बड़ हो गया ना। तो फिर क्या करते हैं कि या तो एक्स्ट्रा एक कुंडली डाल देते हैं उन स्लॉट में जिसका कोई यूज नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं डम्मी कॉइल। ये भी मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए होती है। और दूसरा तरीका होता है डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए कि या तो कुछ आप लोहे की वेन वगैरह जो है ना वो कर दो, तो ये फैन के लिए होती है डायनेमिक बैलेंसिंग कि वेल्डिंग कर दो, जिस तरफ वज़न कम है उस तरफ। और इनमें अपने पास ऑप्शन रहता है कि एक्स्ट्रा कॉइल डाल दो, जिसको कहीं कनेक्ट नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, तो वो डम्मी कॉइल के नाम से जानते हैं। बस वही आपका डायनेमिक बैलेंसिंग है। पहला क्वेश्चन कारण सहित बताया है, समझ में आया है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है ना, हमने उन क्लासेज में आपको कारण सहित दिए हुए हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वो क्लासेज देख लेना यार। सीबीटी एग्ज़ाम में गारंटी है सारे वहीं से आएंगे। सवाल अगले पर, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? दरअसल हेवी स्पार्किंग पूछ रहा है। देखो, स्पार्किंग होगी जब कम्यूटेटर के साथ कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, कम्यूटेटर पर ब्रूस लगे रहते हैं, तो ब्रूसों के कारण होगा। अब अगर ब्रूसों की पोजीशन सेट नहीं होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, MNA GNA एक नहीं होती है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, है ना। ब्रूस GNA पर लगते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं तो स्पार्किंग होगी। जैसे ल्यूज है तो भी स्पार्किंग करेंगे, टाइट है तो भी स्पार्किंग करेंगे, और GNA MNA बिगड़ी हुई है तब भी करेंगे। यानी ब्रूसों की पोजीशन शिफ्ट होने के 3 कारण होते हैं। तो अगर ब्रूसों की पोजीशन गलत होगी तो स्पार्किंग करेंगे। ब्रूस प्रॉपर लगने चाहिए, उस पर जो तनाव होता है वो पूरा होना चाहिए। अत्यधिक तनाव भी काम का नहीं है और ढीले भी काम के नहीं। ढीले है तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा करेंगे, अत्यधिक है तो घिसेंगे ज़्यादा, गर्म ज़्यादा होंगे। सवाल अगला, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? देखो, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर DC को AC करता है, लेकिन ये जो AC होती है ना, ये लो वोल्टेज की होती है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा लिया और ये ट्रांसफार्मर इस लो वोल्टेज AC को स्टेप अप करके हाई वोल्टेज बना देगा। यानी AC को स्टेप अप करना इसका काम है, बढ़ाना इसका काम है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन ही तो करता है ना। एक ये देखो, जनरेटर का आपको वोल्टेज ड्रॉप वाला सेक्शन दिखाया गया है और इसमें ये पूछ रहा है कि X से चिन्हित भाग का नाम क्या है। दरअसल ये ना आर्मेचर की वोल्टेज वाली वो है, विशेषता है, जिसमें अपन ये देखते हैं कि वोल्टेज के मान में कमी या वृद्धि कैसे हो गई, है ना। छोटा करूँगा, दिख नहीं रहा है, बुरा है ना। ये लो,
क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनिएगा भाई। वो कह रहा है कि जब आपका नो लोड था ना तो वोल्टेज मैक्सिमम है, मान लो 250 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही आपने लोड बढ़ाया ना तो वोल्टेज तो घट करके आपकी 220 वोल्ट ही आ गई। ये 30 वोल्ट का ड्रॉप हुआ क्यों, ये पूछना चाह रहा है। इसके दो कारण होते हैं, एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष कारण, एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कारण। यानी इसको एक्स वाले चिन्हित से दिखाया गया ना, ये होता है आर्मेचर रिएक्शन वाला, यानी आर्मेचर की रिएक्शन के कारण, और एक होता है आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप के कारण, यानी IA × RA। DC में वोल्टेज ड्रॉप के दो ही कारण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स से दिखाया गया है ना, ये है आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप, और यहाँ पर जो है ना ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप, ठीक है। याद रख लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आ सकते हैं पेपरों में, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप, और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप भी आ सकता है। वो आपको नीचे वाला जो पोर्शन था वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप था रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। अगला सवाल, SCR का मुख्य एप्लीकेशन क्या है। हम तो जब क्लास में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो यही बताते हैं कि अगर नहीं समझ में आए ना तो SCR का स्पीड कंट्रोल तो ज़रूर किया करो। आजकल तो खैर थायरिस्टर आ गए, IGBT आ गई, तो SCR भी नहीं लगता, लेकिन मोटरों की स्पीड कंट्रोल में सबसे ज़्यादा SCR ही इस्तेमाल होता था, याद रख लेना, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है, देखो भाई, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में क्या होता है, मोटर पहले स्टार में चलती है और एक निर्धारित टाइम के बाद में वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम किसका है, टाइमर का ही तो है। निर्धारित समय के बाद स्टार वाले को NO कर देगा, डेल्टा वाले को NC कर देगा, स्टार कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो जाएगा, डेल्टा पिकअप हो जाएगा, और मोटर आपकी स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी ताकि करंट कंट्रोल हो जाए। अल्टरनेटर का एक भाग दिखाया गया है, सेलिएंट पोल रोटर है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार हम करवा चुके हैं। अब से पहले कम से कम 25-30 बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर आज भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप, मैं ये कहूँगा कि पीछे चल रहे हैं, टच में नहीं है कंटेंट के, तो पढ़िए ज़रूर। अगला सवाल, पवन ऊर्जा का उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। देखो, विंड पावर की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मौसम ख़राब हो गया, हवा कम या तेज़ गति की चल रही है तो गया। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट है ना, ये बेस लोड प्लांट की श्रेणी में आता है। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, दिन रात, आपको कभी भी हो वो लाइट देता रहेगा। लेकिन सोलर, ये हमारे जितने भी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाले हैं ना, नॉन कन्वेंशनल वाले, इनका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। अब सोलर है, मौसम ख़राब हो गया तो वो भी तो ख़राब। तो पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना, पिछली बार भी है। सिंगल फेज मोटर में कौन सी दिखाई गई है, देखो सिंगल फेज की 3 मोटरें हैं और पेपर में तीनों ही आती है। तो मैं इतना कहूँगा आपको यहाँ पर कि तीनों मोटरें याद कर लेना। और कैसे पढ़ोगे, देखो इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसलिए ये डबल कैपेसिटर मोटर है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, ये वाला पोर्शन ही नहीं होगा। इतना सा भाग दिखा दे तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कौन सी है, ये वाला पार्ट हो तब होगी, ये ना हो। कैपेसिटर की 3 मोटरें हैं, तीनों मोटरों का डायग्राम आता है, तीनों पढ़ लेना। ये डबल कैपेसिटर मोटर है, यानी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर और वो तीनों सीरीज में लगे होंगे। जनरेटर कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को अपन जनरेटर बोलते हैं। क्या सिंपल सा सवाल, पता नहीं कैसे। हाँ, एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे बाइसिंग की जाती है। देखो FET को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, 2 होती है, एक MOSFET एक JFET, क्लासेज में करवा चुके हैं। N टाइप और P टाइप 2 होती है। चैनल का मतलब होता है जिसमें से कंडक्टिंग पार्ट गुजरता है। तो जो गेट होता है ना, वो सोर्स टर्मिनल के साथ हमेशा रिवर्स बाइस किया जाता है, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़े, वापस आएगा, रिपीट हो सकता है कभी भी। सवाल, कौन सी डिवाइस पैनल बोर्ड में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। तो इसके लिए हम पैनल में MCB लगाते हैं, ओवरलोडिंग से भी बचा देगा, शॉर्ट सर्किट से भी बचा देगा, ठीक है ना। फ्यूज जनरली ओवरलोड से नहीं बचाते, और ओवरलोड रिले शॉर्ट सर्किट से नहीं बचाती, है ना। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज इसी चीज़ को लेकर हो सकते हैं कि ओवरलोड देख करके वो ओवरलोड रिले की तरफ जा सकते होंगे। नहीं, ये केवल ओवरलोड से बचाव करेगी, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देगी। MCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाती है। ऑपरेशन मोड के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखो ड्राइव होते हैं कई तरह से वर्गीकृत, AC और DC, प्रचालन के आधार पर, ड्यूटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें है कांस्टेंट ड्यूटी ड्राइव, निरंतर चलने वाला, 3 होते हैं ये, शॉर्ट ड्यूटी,
इंटरमिटेंट ड्यूटी, कंटिन्यूस ड्यूटी। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर चलने वाला। शॉर्ट ड्यूटी का मतलब है थोड़े टाइम के लिए यूज किया, फिर लंबे टाइम के लिए बंद, फिर थोड़े टाइम यूज, फिर लंबे टाइम बंद। इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक कर चलने वाला, चल गया रुक गया, चल गया रुक गया, और ये लगातार चलेंगे। ठीक है। ऑपरेशन मोड के अनुसार 3 तरह के। IE यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज के लिए 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? मोर देन 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। मेगर से इसका टेस्ट किया जाता है। 2 चालकों के बीच जरूरी नहीं है, वाइंडिंग और बॉडी के बीच में भी पूछे तब भी यही उत्तर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, न जाने कितनी बार आ गया। अब मैं तो क्या कि इन क्वेश्चंस को देख कर ना कि खुद ही वो कहते हैं ना ऊब जाना किसी चीज़ से, वो चीज़ हो रही है यार कि यही मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो कौन बच्चा ऐसा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि गुरुजी ये मेरे को पहले से आते थे? मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं देखूँ तो सही कौन है जो हमारे साथ टाइम से जुड़े हुए हैं और ये बोल दे कि सर हाँ ये सारे आपने पहले करवा रखे हैं। अगर ये इस तरह का कमेंट नहीं आएगा ना तो मैं ये समझ लूँगा कि आप सारे नए हो और पहले जुड़े ही नहीं थे हमारे साथ। तो भाई पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकंड काम करो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के उसको पूरी को छान मारो और फिर आकर के पेपर देखना। मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपने नहीं कराया था। ठीक है। कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो इसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग या शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन 2 बार आता है पेपर में। DC मशीन की वाइंडिंग के नाम पर भी आ जाता है और इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग के नाम पर भी आ जाता है। अब दिन साथ हो तो दोनों बार देखने को मिल सकता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के काम करने का सिद्धांत क्या है, तो वो लेंज के नियम पर काम करती है। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, एकल चरण लिख दिया और यहाँ पर विभक्त चरण भी लिख देगा, यानी मतलब स्प्लिट फेज भी लिख देगा और सिंगल फेज मोटर भी लिख देगा, तो दोनों आते हैं। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, इसमें भी 3 तरह के 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये समझ लो आप क्या कि ये जो है ना, ये आयता ऐसे एक वर्गाकार बॉक्स बना करके ऐसे बना दिया, ये स्टार्टर का प्रतीक है। अब अगर मैं इसके अंदर स्टार डेल्टा बना दूं तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। रियोस्टेट का सिंबल बना दूं तो रोटर रियोस्टेटिक स्टार्टर है। ये सिंबल किसका है आपको पता है क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, तो फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है बस, और क्या। सिंपल मैं कह रहा हूँ, स्टार्टर के अंदर क्या बनाया है बस वो आपको याद रखना है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। और सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है, नए जाने कितनी बार करा चुका हूँ, ABCB है। ABCB का मतलब क्या है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कौन सा है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। ये भी अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सारे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है। जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए कौन सी सामग्री काम में लेते हैं? जनरेटर के ब्रूस बनाते हैं हम कार्बन और ग्रेफाइट के, और इसके पीछे जो कारण होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ल्यूब्रिकेशन को लेकर। कार्बन और ग्रेफाइट दोनों ही सॉफ्ट मटेरियल है, ये सेल्फ ल्यूब्रिकेंट होते हैं। सेल्फ ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है घर्षण को कम करते हैं। ये घर्षण कम होने से क्या होगा? स्पार्किंग कम होगी। इस कन्वर्टर का नाम क्या है? बहुत रिपीट हुआ है भाई, बहुत रिपीट, वेरी वेरी रिपीटिव। 1 2 3। वैसे तो 3 फेज का फुल वेव रेक्टिफायर है ये। कौन सा है? 3 फेज का फुल वेव रेक्टिफायर। अब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो ये जो आप डायोड जैसा देख रहे हैं ना, इसमें देखो तीसरा टर्मिनल भी निकाल रखा है जो गेट टर्मिनल होता है। इसका मतलब एनोड, कैथोड और गेट नाम के टर्मिनल है। किस में होते हैं ये? SCR में। किस में होते हैं? SCR में। तो ये क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, SCR है। हालांकि सही उत्तर तो इसका ये देना चाहिए था 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। बेटर ऑप्शन तो ये है। अगर मेरे हाथ में करेक्शन करना होता ना तो मैं इस बार पक्का करेक्शन करवाता, इसमें भी करवाता। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है, ये भी इनका आंसर गलत है। कैसे पकड़ करोगे? देखो यहाँ देखो, ये तीर वाला निशान है ना, तीर हमेशा एमीटर पर होता है, तो ये बेस है और ये कलेक्टर है। कन्फर्म है? तीर का निशान हमेशा एमीटर पर होता है। तो ये देखो इनपुट किसको मिली? बेस और एमीटर को। आउटपुट कहाँ लिखा हुआ है? देखो एमीटर और कलेक्टर से। तो ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। कौन सा है? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? कॉमन कलेक्टर दे दिया। तो आपको कॉमन कलेक्टर ही करके आना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कमजोरी क्या है? CBT एग्ज़ाम में वही सही माना जाता है जो निम्मी के असाइनमेंट या निम्मी वाले सही मान बैठते हैं। नंबर तभी मिलेगा जब आप उनके अकॉर्डिंग करोगे। यानी इसमें कोई बच्चा कॉमन एमीटर कर देगा ना तो रिस्क है, नंबर नहीं देंगे वो, क्योंकि वो तो इसी को ही सही मानेंगे। तो आप यही करके आना। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इस सामग्री का नाम क्या है? यार हम लोग तो साधारण भाषा में इसे केबल टाई बोलते हैं। अपने प्लांट में खूब पैनल बोर्ड है और उन पैनल बोर्डों में है, लेकिन ये केबल टाई नहीं है। इन्होंने इसका आंसर क्या दिया है? केबल बाइंडिंग स्ट्रेप दिया है। केबल बांधने की पत्ती या पट्टी बोल दो। ठीक है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में से आपसे सामग्री दिखा करके सवाल पूछे जाएंगे। 4 इंपॉर्टेंट सामग्रियां आती है, मैं फिर बता रहा हूँ, सुनिएगा। एक डायग्राम देंगे ग्रोमेट का,
एक डायग्राम देंगे आपको डिनरेल का, एक डायग्राम आपको देंगे केबल बाइंडिंग स्ट्रैप का। तो इन तीनों डायग्राम को अच्छे से पढ़ लो। और 2 कंट्रोल सर्किट का देंगे, जिसमें या तो ओवरलोड कॉन्टैक्ट के बारे में पूछते हैं या आपसे उसके बारे में पूछते हैं ऑक्सिलरी होल्डिंग कॉन्टैक्ट के बारे में, ठीक है। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, हम ध्यान रखना, ठीक है ना। और सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है ना, उसमें टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होते हैं। ये 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। देखो मैं एक्स्ट्रा बोल के आ रहा हूँ, उस पर भी ध्यान रखना आप, कैसे ऐसे सीधे मत पढ़ना, ठीक है। सबमर्सिबल पंप मोटर की वाइंडिंग के लिए पीवीसी इंसुलेटेड तार का उपयोग करते हैं, यानी कॉपर की तार होगी जिसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पानी में डूब कर काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं। जनरेटर की इस फील्ड का नाम क्या है? देखो फील्ड में क्या किया गया है कि दोनों फील्ड को आपस में कनेक्ट करके तो दिखाया नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट तो ऑप्शन ही नहीं होगा। आप ये देखो दोनों फील्ड के काम करने की डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए कौन सा हो गया? क्यूमुलेटिव। कौन सा हो गया? क्यूमुलेटिव। फिर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपस में जोड़ के ही नहीं दिखाया। डिफरेंशियल हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। डिफरेंशियल तो तब होता है जब अगेंस्ट काम करते हो। ये पहचान करने के कुछ तरीके भी बता रहा हूँ मैं, है ना। अब कह रहा है कि इंडस्ट्री में हमें सिक्वेंशियली कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है? जैसे पहले स्टार में चलाया, फिर डेल्टा में क्यों चलाया? इससे क्या है कि मोटरें जलती नहीं है, डिप नहीं आता है, ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्या होगा? ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है? वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात होता है ये। वाइंडिंग पिच पोल पिच कौन सी होती है? वाइंडिंग पिच वो होती है जिस पर एक्चुअल में हमने वाइंडिंग की, और पोल पिच वो होती है जो गणना करने से आती है, स्लॉट बटे पोल से। जैसे मान लीजिए 24 स्लॉट और 4 पोल है, तो पोल पिच कितनी आई? 6। अब 3 फेज वाइंडिंग की एक प्रॉब्लम होती है कि आप सम संख्या में पिच नहीं ले सकते, आपको विषम लेनी पड़ेगी। जैसे हमने 5 लिया, तो वाइंडिंग पिच 5 है, वास्तविक पिच 6, 5/6 इसका पिच फैक्टर हो गया। समझ में आ गया ना? आ जाओ फिर अगले सवाल पर। 10 HP की मोटर के लिए फ्यूज कितने का होगा? एक बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, 1 HP की मोटर 3 फेज में 1.5 एम्पियर करंट लेती है। मोटर का करंट कितना हो गया? 15 एम्पियर। फ्यूज भी उसकी रेटिंग का 1.5 गुना के आसपास लगता है, यानी 22.5 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए। 22.5 का फ्यूज मार्केट में नहीं आता है, फ्यूज आता है 25 एम्पियर का। अगला सवाल, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर का काम है DC को AC करना। AC को DC कौन करता है? कन्वर्टर। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में इसका नाम क्या है? देखो भैया, स्लॉट के सबसे ऊपरी हिस्से पर हम डालते हैं ना, हम उसे बोलते हैं वेज। बांस का बना होता है, फच्चर बोलते हैं उसे। एक्सा से ठोक करके पहले सबसे पहले उसी को ही निकालते हैं। रिवाइंडिंग करनी है तो फिर कोयल बाहर निकलेगी। इंग्लिश में बोलते हैं रिमूविंग वेजेज, हिंदी में बोलते हैं वेजेज को हटाना। बांस का जो वेज लगाते हैं ना, उस वेज को हटाने की बात कर रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी गति को सिंक्रोनस गति बोलते हैं? जो हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं ना, NS बराबर F × 120 बटा पोल। तो ये जो गति आती है ये सिंक्रोनस गति कहलाती है। और इसी गति पर स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, उसे बोलते हैं घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति। अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर मैं चर्चा करूँ ना, तो एक क्वेश्चन पर मुझे 5 मिनट चाहिए, लेकिन बच्चों को तो चाहिए कि मुझे वो बता दो बस पेपर में आए। अब ये देखो, सेम एग्जाम पेपर में एक ही क्वेश्चन 2 बार। पहले क्या था? एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, अब दे दिया स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया। देखो अब ये बोनस ही कहूँगा मैं तो एक तरह से। लेंज नियम दोनों का उत्तर था, लेंज नियम दोनों का उत्तर था, पता नहीं क्यों डाल देते हैं। सबमर्सिबल वाला वापस आ गया। देखो सबमर्सिबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए कौन सी तार काम में लेंगे? PVC कवर्ड कॉपर वायर। पता नहीं क्यों बार बार दे रहे। ऑसिलेटर लगातार फीडबैक के लिए क्या, ऑसिलेशन देने के लिए क्या करता है? तो पॉजिटिव फीडबैक होता है। एक एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक दे दो, वो ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑसिलेटर को हिंदी में दोलित्र बोलते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? FET ना वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये यूनिपोलर है, ये बाईपोलर है, ठीक है, दोनों को याद रख लेना। वैसे अल्टरनेटर में कोण अल्फा 30 डिग्री है, तो पिच फैक्टर की गणना करो। देखो भैया, पिच फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है cos α/2। अब उसने cos अल्फा 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 में 2 का भाग दे दो, cos 15 का मान निकाल दो भैया। cos 15 का मान 0.965 आता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। cos 10 का, 15 का, 20 का, 30 का याद रखो, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि उसने कोण अल्फा हमें निकाल करके दे रखा है, तो हमें ज़्यादा उस पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल,
ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की सेंसिटिव इकाई लगाई जाती है? ड्राइव कौन से है? फील्ड ड्राइव और बोलते हैं ना अपन, AC/DC जो कंट्रोल वाला सिस्टम होता है उनमें। तो अपन स्पीड सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं ड्राइव में, क्योंकि सारा खेल वहाँ पर स्पीड को ही कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं अपन। टॉर्क तो कांस्टेंट रखते हैं, लोड वेरी होता है उसके साथ में। घरेलू उपभोक्ता के लिए सप्लाई कौन सी होती है? तो 415 वोल्ट और 240 वोल्ट होती है। 415 वोल्ट 3 फेज, जैसे किसी के ट्यूबवेल वगैरह है, सिंगल कंज्यूमर है तो, और 240 वोल्ट उसके सिंगल लोड के लिए। तो थ्योरी के 38 क्वेश्चन हो गए, क्लास यही रोकेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और है तो वो 37 क्वेश्चन की क्लास सेकंड आपको करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, शेयर करने की उम्मीद कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपके ITI सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको अटेंड कर सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।